तो हेलो गाइस, इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन उसका लेक्चर 1 है। इसमें हम पूरा थ्योरी एंड फार्मूलाज कवर करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हर मतलब फार्मूला से, हर एक थ्योरी से, हर एक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक कोई भी चीज़, दो दो चीज़ का मिक्सचर होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होमोजेनस और एक हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस। अब हम मास परसेंटेज निकालना सीखेंगे। मास परसेंटेज किसी कंपोनेंट का, ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट है उसका मास बाय सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज, अब वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ऑफ कंपोनेंट वो होगा सेम वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं WB बाय MB by volume in ml into 1000. W भी है मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, M भी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड V मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब हम करेंगे नॉर्मलिटी। नेक्स्ट पेज। तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी लगते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? WB बाय इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। अब फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी ये आता है, फॉर्मेलिटी ज़्यादातर आता नहीं, लेकिन तब भी जानने में क्या वो है भाई, दोष है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ठीक है, सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में जितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? नॉन ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, जो फॉर्मूला मास होता है वो आयोनिक कंपाउंड के मास को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मोलालिटी, मोलालिटी उसको क्या बोलते हैं? उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला होगा WB बाई MB बाई WA इनटू 1000। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला था। और जो मोलरिटी, सॉरी मोलालिटी है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, याद रखना जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कुछ मतलब तो चैप्टर के बारे में कुछ जानना था। तो हमने फॉर्मूला, नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला थे वो हमने जान लिया। अब हम मेन टॉपिक में आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, उसका अंदर हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने बोला क्या? हेनरी ने बोला जितना मास ऑफ गैस, जितना मतलब गैस पर यूनिट वॉल्यूम में डिजल्व होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, मतलब गैस का प्रेशर का एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में। ठीक है, मान लो अगर मैं एम को मास ऑफ गैस बोलूँ जो कि एक वॉल्यूम में मतलब डिजल्व हुआ है। ठीक है, एक सॉल्वेंट के वॉल्यूम में डिजल्व हुआ है, एंड मैं इसको मैं मास बोलता हूँ, एंड पी को मैं प्रेशर बोलूँ। ठीक है, पी प्रेशर, गैस का प्रेशर एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के ऊपर। देन हेनरीज ने बोला है, हेनरी चाचा ने बोला है एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, हेयर एम इक्वल टू के पी। हेयर क्या है? के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसी पीरियड के मतलब इसी पीरियड में, टाइम पीरियड में डाल्टन आए। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने बोला सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस मतलब लिक्विड का जो, सॉरी गैस का जो लिक्विड सोल्यूबिलिटी है एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं सोचो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, एक गैस का मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन के ऊपर इज मेजर एज अ मेजर ऑफ solubility, then the mole fraction of the gas in the solution is proportional to its partial pressure. ठीक है,
तो सपोज x इज प्रोपोर्शनल टू p, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड एंड p इज पार्शियल प्रेशर, देयरफॉर मैं x इक्वल टू k डैश p बोल सकता हूँ, क्योंकि इधर k यूज कर तो k डैश यूज करूंगा, देयरफॉर p इक्वल टू 1 बाई k डैश x, ठीक है। तो ये तो होगा ना 1 बाई k डैश x, जिधर मैं बोल सकता हूँ p इक्वल टू k h x, और जिधर h है वो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो मैं इधर बॉक्स बना के लिख देता हूँ, हेनरी जो लॉ कांस्टेंट है वो के एच, वो डिपेंड करता है गैस के नेचर के ऊपर, गैस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना के एच का वैल्यू हायर होगा एक पर्टिकुलर प्रेशर में, उतना ही उसका गैस का सोल्युबिलिटी होगा, मतलब लेस सोल्युबिलिटी। जितना के एच का वैल्यू हाई होगा एक पर्टिकुलर, एक ये समझना है के एच हाई है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर में, तो उतना ही उसका सोल्युबिलिटी, गैस का सोल्युबिलिटी लो होगा, ठीक है, उतना ही लो होगा उसी लिक्विड में, ठीक है। के एच, द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज, के एच का इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा जो दिखाता है हमें सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस का सोल्युबिलिटी वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस उतना डिक्रीज करेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, जो एक्वाटिक स्पीशीज है, ये बोर्ड्स में भी आया, सैंपल पेपर भी है, एक्वाटिक जो स्पीशीज है SPECIES, वो मोर कंफर्टेबल फील करते हैं ड्यूरिंग lake, sorry, in the lake during winter rather than summer. Aquatic species feels more comfortable in winter rather than in summer, ठीक है, ऐसे डबल में क्यों क्यों, बिकॉज मुझे पता है क्योंकि ऑक्सीजन उनको चाहिए, मतलब ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। एज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस with the increase in temperature, as solubility of gas decreases with the increase in temperature, मुझे पता है, तो लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगा समर में, क्योंकि उधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर कम होता है, तो इधर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेपर प्रेशर पे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर, मतलब मैंने जो अभी टॉपिक करा हेनरीज कांस्टेंट, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अभी एक सेकंड, हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो तो हम लेक्चर 2 में करेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम देके देके लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करूंगा। तो अभी हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किस दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम ये भी बोल सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर होता क्या है, ये एक टाइप का प्रेशर है, ठीक है। ये वेपर से मतलब प्रेशर लगाना होता है एक लिक्विड सरफेस के ऊपर, जो कि एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एक किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो लिखो तुम पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर मैं मतलब बना के बोलूँ तो ऐसा होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, मैंने क्या बोला, द प्रेशर एक्सर्टेड, EXERTED, एक्सर्टेड बाय द वेपर on the liquid surface when it is in equilibrium, on the liquid surface when it is in equilibrium state, and at a given temperature or at a given or at a specific temperature, और at a given ही लिखता हूँ मैं, given temperature, तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इधर क्या होता है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर, एक सोल्यूशन के लिए कोई भी गिवन टेम्परेचर है, एक वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड के लिए मैं बोल रहा हूँ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या बोला इधर, बोला गया एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में एक सोल्यूशन के लिए, जो कि वोलेटाइल लिक्विड के लिए, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच हर एक कंपोनेंट्स के लिए, वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के ऊपर, किसका प्रोडक्ट, वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के ऊपर, किसका, प्योर कंपोनेंट्स का, ठीक है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी होगा इक्वल, ठीक है। अभी जैसे कि कंसीडर करो एक बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी समझते हो ना, बाइनरी सोल्यूशन, सपोज एक बाइनरी सोल्यूशन है जिस दो लिक्विड का, जैसे कि A एंड B पकड़ लो, ठीक है, उन दोनों के मोल फ्रैक्शन है x से एंड XB, सपोज x एंड XB है, ठीक है, एंड उनके वेपर प्रेशर है सपोज PA एंड PB है, ठीक है। तो जो हमारा राहुल चाचा है, राहुल चाचा ने क्या बोला, राहुल चाचा ने बोला PA इक्वल टू P0A x से, PB इक्वल टू P0B XB। इधर P0A एंड P0B जो है वो वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, सॉरी मैं ऐसे नहीं, वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है किसका, प्योर कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, किन प्योर कंपोनेंट्स कौन कौन है, A एंड B का, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बोलता है जो टोटल प्रेशर ऑफ द मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होगा किसका, हर एक प्रेशर के समेशन का, ठीक है, सम, हर एक पार्शियल प्रेशर के सम का इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ P ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू PA इक्वल टू PB,
ठीक है। तो इधर से पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। ये टोटल प्रेशर पी सॉल्यूशन का। अब राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल, अभी तो इतना तक मैं बात कर रहा था वोलेटाइल के लिए, अभी नॉन वोलेटाइल के लिए क्या है, अगर एक कोई गिवन टेम्परेचर ले लो जिसमें वेपर प्रेशर मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वो प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इधर, मैं बोल सकता हूँ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, वेयर पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब पी नॉट ए इज कॉन्स्टेंट है इधर, ठीक है, एंड इट इज फॉर नॉन वोलेटाइल। राउल्ट्स लॉ आता है भाई कभी कभी, ये है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और एक टॉपिक भी, इसको टॉपिक भी बोल सकते हो कि राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, व्हाई, इधर बोला गया राउल्ट्स लॉ इज एक्ट्स एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्यों, नेक्स्ट पेज में चलो। हाँ, तो बोला गया है क्योंकि हमें राउल्ट्स लॉ के मतलब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ हमें पता क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट मतलब सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के लिए कैसे लिखते हैं हम, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एस एक्स ऐसे लिखते हैं, जिधर पी नॉट ए वेपर प्रेशर है प्योर का, प्योर कंपोनेंट का प्योर फॉर्म भी बोल सकते हो, एंड पी ए जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ इन द सॉल्यूशन का, ठीक है। और एक्स से क्या है, एक्स इधर मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें क्या पता है, पार्शियल प्रेशर जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन के साथ है किसका, गैस का उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उधर क्या होगा, पी इक्वल टू के एच एक्स, हमें पता है इधर पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है किसमें, इस सॉल्यूशन में, एंड एक्स इधर मोल फ्रैक्शन है और के एच इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों बोथ इक्वेशन का ये और ये इसका कंपैरिजन करूं, इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करूं तो मुझे पता चलेगा पार्शियल प्रेशर वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है के एच का एंड पी नॉट ए का, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इन बोथ दैट केस मुझे पता चलेगा मतलब व्हाई इट इज ए स्पेशल केस बिकॉज everything is same and the main difference in that expression is the constant kh and the p naught a. And what is p naught a, and p naught is the vapor pressure of the pure form of component, and what is kh, kh is the proportionality constant, ठीक है। दैट्स वाई राउल्ट्स लॉ इज ट्रीटेड और ऐसे भी बोल सकते हो राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये पार्ट खत्म। नेक्स्ट हमारा आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन कौन है और आइडियल सोल्यूशन क्या है। आइडियल सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हो एक सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो द सोल्यूशन और एन आइडियल सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द सोल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एक्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि बेंजीन एन टोलुइन, जैसे कि एग्जांपल दो तीन ही चाहिए, एन हेक्सेन एन एन हेप्टेन, ठीक है। दो दो ही दे रहा हूँ। फिर आएगा हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो उसका ऑपोजिट होगा ना, नॉन आइडियल इसका ऑपोजिट होगा डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करते हो उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि तुम अगर आइडियल सोल्यूशन ले लो, उसका जो डेल एच मिक्सिंग का है, ठीक है, जो एंथैल्पी चेंज होता है मिक्सिंग का वो जीरो होता है, और तुम नॉन आइडियल में नॉन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ है। अभी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बारे में, राउल्ट्स लॉ के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ जब कब दिखाता है, एक बाइनरी सॉल्यूशन सपोज करो, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, एक सपोज दो कंपोनेंट ए एंड बी, जब ए और बी इंटरेक्ट करेगा, जब ए और बी इंटरेक्शन करेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, तो मैंने दो आइडियल सॉल्यूशन देखो, फिर से मैं समझाता हूँ पहले से। मैंने दो कंपोनेंट बाइनरी कंपोनेंट लिए ए एंड बी। अगर सपोज करो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो वीकर है किससे, ए एंड बी से, तो इसका एक एस्केपिंग टेंडेंसी रहेगा। एस्केपिंग टेंडेंसी बोलते हैं मतलब ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा ना। सपोज करो ये ए बी जो एक मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे समझो, बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बोलो उसका जो मतलब क्या इंटरेक्शन है, दोनों का इंटरेक्शन वो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से बहुत वीक है, तो इसका ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगा, ठीक है। अगर इसका ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी हुआ प्योर मॉलिक्यूल से तो क्या होगा, तो उसके अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर एक पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा जो कि ग्रेटर होगा बेसिस और मतलब एज एक्सपेक्टेड, और जो इट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। द टोटल वेपर प्रेशर जो पूरा वेपर प्रेशर आएगा तो वो ज़्यादा आएगा देन कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के केस में जो कॉरस्पॉन्ड मतलब जो वेपर प्रेशर था उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो वही वेवर को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसको मैथमेटिकली तुम एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एंड एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। जो कि टोटल वेपर प्रेशर होगा पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये ऑलवेज ज़्यादा ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी इससे।
तो वे इसी को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो इधर से नहीं, मैं एग्जांपल जैसे ले लो एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, SULPHIDE सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो इस जो सोल्यूशन है, इन सच सोल्यूशन में डेल्टा मिक्सिंग एच जो है और डेल्टा मिक्सिंग वी जो है वो इन जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन हम कैसे दिखाएंगे? सपोज करो नेगेटिव डेविएशन के लिए मैंने दो बाइनरी कंपोनेंट लिए, क्या क्या, ए लिया और बी लिया, सेम उसकी तरह, ठीक है। इधर जो ए बी का इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, ए एंड बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा, इसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैज पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, लेकिन वो लेस होगा एज देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो क्या होगा, लेस होगा, एक्सपेक्टेड मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे कम होगा। तो द टोटल वेपर प्रेशर व्हिच इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन। इधर तो यही बोला है ना, तो मतलब मीन्स क्या होगा, जो पी ए होगा इट इज लेस देन पी नॉट ए एक्स एंड जो पी बी होगा विच इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर पी इक्वल टू, मुझे पता है, पी ए प्लस पी बी, और विच इज लेस देन पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो एसीटोन एंड क्लोरोफिल, सॉरी नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एजियोट्रोफिक मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रोफिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोफिक मिक्सचर क्या है? एजियोट्रोफिक मिक्सचर है दिस, एक सॉल्यूशन है, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर में इट कैन डिस्टिल, ठीक है, अनचेंज्ड इन द कंपोजिशन, कॉल्ड एजियोट्रोफिक मिक्सचर। तो मैं बोलूंगा द सॉल्यूशन व्हिच बॉयल, जो कि बॉयल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एंड कैन डिस्टिल ऑल्सो एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड रहता है इन कंपोजिशन, लिख लो, इन कंपोजिशन। इसको हम एजियोट्रोफिक मिक्सचर भी बोलते हैं। एजियोट्रोफिक मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब क्या? जो सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ के अंदर, उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं, और जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ के अंदर, उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। इसका जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जैसे कि एग्जांपल ले लो एसीटोन एंड एनिलीन ले लो, और मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल ले लो, जैसे कि एसीटोन से दिखाता हूँ, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो हमारा ये इधर एजियोट्रोफिक मिक्सचर भी खत्म है। अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकंड जैसे एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर। 3 नंबर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 4 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाँ सॉरी, एलिवेशन वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट होगा, हम क्या लिखो इधर, वेपर प्रेशर तो इधर से, तो ठीक। फर्स्ट हम करेंगे रिलेटिव RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? तो फर्स्ट हम जानते हैं नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर ऐड होता है, देन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो मैं अगर बोल सकता हूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर P नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर तो P नॉट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्योर के लिए, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, PA। तो P नॉट है माइनस PA इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर LVP, RLVP नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ LVP। तो मैं बोल सकता हूँ P नॉट है, सॉरी, P नॉट है माइनस PA बाई P नॉट है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे लाइट की वजह से इधर, हाँ, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ फॉर RLVP, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? राउल्ट्स लॉ ने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन करता है जो कि मोल फ्रैक्शन और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है इन ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख पाते हैं? मैथमेटिकली हम लिख पाते हैं P नॉट ए माइनस PA बाई P नॉट ए इक्वल टू XB। XB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, P नॉट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, PA हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP जो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मतलब XA और XB जो भी XB ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, और which and it is independent of the nature of solute and it is independent of the nature of solute, तो मैं बोल सकता हूँ it is a quantitative for factor, so it is a quantitative factor and it is a also colligative property also, okay, property, and it is independent of temperature also, ठीक है। अब हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में, ठीक है। तो हमें पता है, हमें ये हम लिख रहे हैं मोलर मास फाइंड करने के लिए, तो जैसे कि हम फॉर्मूला पता है P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, इधर P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P ए हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्स बी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो हम इधर लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। कोई एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन भी बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन में, एन ए के कंपैरिजन में एन भी बहुत छोटा होगा, तो मुझे एन बी को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से एन बी को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ठीक है। अब इधर से फर्दर में अगर इसको मतलब लूंगा तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, एन बी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी और एन ए को लिख सकते हैं हम डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो इधर से फॉर्मूला आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए बाई डब्ल्यू ए एम बी। इसको मुझे तो मोलर मास निकालना है ना, तो मोलर मास के लिए तो मुझे एम बी को इधर लाना पड़ेगा, एम बी इक्वल टू तो इधर हो जाएगा डब्ल्यू बी एम ए बाई नीचे होगा डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो सकता है और एक फॉर्मूला हो सकता है जैसे कि एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए पी नॉट ए बाई डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। तो दो फॉर्मूला मुझे मिल गए, फर्स्ट मोलर मास निकालने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मुझे दो फॉर्मूला मिल गए, ठीक है। इससे अब न्यूमेरिकल से जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ RLVP हमारा कंप्लीट है। अब हम जाएंगे EBP क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं EBP, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जल्दी जल्दी बताओ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब 1 atm की इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है 1 atm प्रेशर के, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर, मैं अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूं सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज ऑलवेज मोर देन द प्योर लिक्विड, दीज आर कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं, और टी बी इक्वल टू मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी को हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। अब बोलो तो राउल्स लॉ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए राउल्स लॉ क्या होगा, तो राउल्स लॉ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन के लिए वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, मतलब मैं बोल सकता हूँ डेल टी बी विच इज प्रोपोर्शनल टू एम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, इधर के बी है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं लेकिन इसका नाम है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ इधर के बी इक्वल टू इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर m इक्वल टू 1 हो तब डेल टी भी होगा के बी के बराबर, ठीक है। अब के बी इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे, दैट इज इफ अ सॉल्यूशन, सपोज इफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ना। अब उसका मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इवोल्यूशन, अरे इवोल्यूशन बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बायोलॉजी पर क्या है ना, इसलिए इवोल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ डेल टी बी विच इज प्रोपोर्शनल टू एम और डेल टी बी इक्वल टू के बी एम तो डेल टी बी इक्वल टू के बी एम क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मैं ऐसे लिखता हूँ गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 होगा बाय मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम जीएम, ग्राम में होगा। तो इधर मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई मास ऑफ सॉल्वेंट एम, मास ऑफ सॉल्वेंट बोला ना तो एम भी नहीं होगा ना, डब्ल्यू ए होगा, इंटू 1000। नेक्स्ट इंटू 1000। अब तो डेल टी बी इधर से क्या आ जाता है, डेल टी बी आ जाता है के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000, मतलब के बी डब्ल्यू बी 1000 बाई एम बी डब्ल्यू ए, ऐसा आ जाता है। तो इधर से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट है। ठीक है, अब हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर, सपोज करो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। इवन मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर में जिसमें सॉलिड या लिक्विड जिसका जिस स्टेट में यूं उन दोनों का मतलब सेम वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, जब तुम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे कोई भी सॉल्वेंट में, देन जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करेगा ऑलवेज। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं जैसे कि राउल्ट्स लॉ से लिख सकते हैं डेल टी एफ विच इज प्रोपोर्शनल टू एम, राउल्ट्स लॉ से, एंड डेल टी नॉट एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, के एफ इंटू एम, इधर के एफ मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, बा क्रिस्कोपिक, क्रिस मतलब के एफ मैं लिख ही देता हूँ, क्रिस्कोपिक पॉइंट भी बोला जा सकता है, क्रिस्कोपिक पॉइंट। ठीक है, अब हम इससे मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कैसे, तो डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम और डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ठीक है, के एफ को बोलते हैं क्रिस्कोपिक पॉइंट, तो के एफ एम। इधर से डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के एफ इंटू एम का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी। भाई इतना बार किया भाई पूरा आ गया। तो के डब्ल्यू बी ए बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू है। तो इधर से एम बी क्या आ जाता है, के एफ डब्ल्यू बी 1000, के एफ डब्ल्यू बी 1000 बाई डब्ल्यू ए डेल टी एफ, हाँ डब्ल्यू ए एंड डेल टी एफ आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं सोल्यूट का। ठीक है, तो इधर हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कंप्लीट है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, अब हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सेकेंड कैमरा का, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम पढ़ेंगे इट इज अ फेनोमेनन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक फेनोमेनन होता है जिसमें सॉल्वेंट फ्लो करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या होता है, एक दो बोलो। ऑस्मोसिस एक सिर्फ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, बट डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस को मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ, उसको रिवर्स भी कर सकता हूँ एडिशनल प्रेशर देके, बट डिफ्यूजन को मैं स्टॉप नहीं कर सकता, रिवर्स भी नहीं कर सकता। ठीक है, देन ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जो कि सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, और डिफ्यूजन में सोल्यूट का भी मूवमेंट होता है एंड सॉल्वेंट का भी मूवमेंट होता है। तो ये दो तीन जो डिफरेंस है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में वो था। अभी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, फिर डिफ्यूजन भी पढ़ लिया, अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, what is osmotic pressure? तो osmotic pressure it is a minimum excess pressure which is must be applied for the solution, which is must be applied to the solution to prevent or reduce osmosis। मतलब ऑस्मोसिस होने से रोकने के लिए हमें जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर है, एक नॉर्मल प्रेशर तो है लेकिन उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम भी लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर जो चाहिए ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ सॉल्यूशन से प्योर में जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होता था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर से सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में जाता था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से या सॉल्यूशन से प्योर में जाएगा एक्सेस प्रेशर लगाने के बाद। ठीक है, इसमें हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक भी ये सबको आता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, उसको फैक्टर भी बोल सकते हो, इक्वेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो यूज होता है, सीधा बात पाई इक्वल टू सी आर टी। ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने एक दिन करवाऊंगा। इधर सी क्या है, इधर सी है मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का, और टी टेम्परेचर और आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, विच वेयर पाई कोई भी सॉल्यूशन के लिए जिधर टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड आर एंड टी बोथ कांस्टेंट है, जिधर कोई भी सॉल्यूशन के लिए जिधर टी कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर एंड टी मतलब आर भी कांस्टेंट है, उसमें पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। तो हमें पता चलता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो सी को हम लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी, तो एन को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी ए बाई वी बार आर टी।
तो इधर से पाई इक्वल टू आ गया डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी भी, इधर से पाई का एक फॉर्मूला और एक आ गया। पहले मुझे पता था पाई इक्वल टू सी आर टी एक फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई एम बी वी। अब इधर मोलर मास निकालने होता है, एम बी निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बी आर टी बाई पाई वी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये मोलर मास का फॉर्मूला है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास का, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास में वेंटर फैक्टर आता है, लेकिन कोई ना छोड़ो, मैंने पहले वेंटर फैक्टर, अब एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, वो एबनॉर्मल क्या होता है, वो पागल टागल थोड़ी ना होता है। हाँ, एबनॉर्मल पागल टागल थोड़ी ना होता है, नहीं। जैसे कि सपोज करो द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रोबेबिलिटी का जो नॉर्मल वैल्यू है इट इज अ थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई भी आयन का एसोसिएशन डिसोसिएशन को हम पकड़ते नहीं, ठीक है। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो जैसे कि सपोज करो जो थ्योरी में थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरी भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, छी भाई, थ्योरेटिकल जो वैल्यू है उसमें कोई भी आयन एसोसिएट एसोसिएट और डिसोसिएट के बारे में हम नहीं देखते, डिसोसिएट के बारे में हम नहीं देखते, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें हम आयंस के एसोसिएट एंड डिसोसिएट देखते हैं, ठीक है। इसलिए वो वैल्यू चेंज आता है, मतलब वो वैल्यू, सीधा बात, थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है तो उसको हम बोलते हैं वेंटर फैक्टर। द रेशियो बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेंटर फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय, वेंटर फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। तो मैं आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल, लिख लेता हूँ नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय ऑब्जर्व मोलर मास, बाय ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। जिस सोल्यूट के लिए जो अंडर मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता, कोई भी सोल्यूट सपोज वो एसोसिएट एंड डिसोसिएट नहीं होता, उसके लिए आई का वैल्यू 1 है, हर एक फॉर्मूला में वो लग पाता है। जैसे कि तुम्हें दे दिया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें आई का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल दिया, जो भी एसोसिएट और डिसोसिएट, सपोज करो एक मॉलिक्यूल वो दो में टूट गया, एक दो मॉलिक्यूल में टूट गया, तो उसका आई का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही होगा सबके फॉर्मूला, जैसे मोलर मास निकाला सबके फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ उसके पहले आई लगा दो, खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास अगर तुम बोले तो लगाना पड़ेगा, जैसे भाई जो भी, जैसे इसके एमबी का फॉर्मूला बाहर आई लगा दो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर बोले, अगर किसी आयन की बात करें तो लगाना, नहीं तो मत लगाना किसी में भी, ठीक है। अब जैसे बोला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आई का मतलब रिलेशन क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल आई का एक जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सपोज करो अल्फा इक्वल टू मतलब आई का रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एम माइनस 1, इधर आई हो, अरे सॉरी आई बोल रहा हूँ, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एम जो है वो होगा नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ रिलेशन डिग्री DEGRW डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ वैल्यू क्या है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ वैल्यू क्या होगा अल्फा का, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है। इधर एन क्या है, एन है सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट व्हिच आर एसोसिएटेड, ठीक है। अब अभी लास्ट खत्म ही है, अभी सिर्फ एक दो क्वेश्चंस और दो इंपॉर्टेंट थ्योरी के। अब समझ लो कोई भी सोल्यूट है जो कि एसोसिएट हो रहा है, सपोज सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, देन आई लेस देन होगा, आई लेस देन 1, ठीक है। अगर सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन तो आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तो बात था। तो अभी नॉर्मली हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है। अभी सिर्फ दो तीन, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन है रिसेंट ईयर में भी आए थे, व्हिच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन, मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होता है, तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होता है, ठीक है। बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स के लिए एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी यूज होता है। द अदर मेथड्स सच एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ पॉलीमर कांट बी यूज्ड। क्यों क्यों यूज नहीं होता, बिकॉज डेल टी एफ एंड डेल टी बी बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इजीली मेजर नहीं हो पाते, फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, इजीली मेजर नहीं होते। सेकंड, जैसे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो मेथड है, इट्स अ फॉर द बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड जो है फॉर दिस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, इट्स नॉट सुइटेबल बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर में तो वो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सुइटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस, as osmosis, in case of osmosis it can be measured at room temperature में osmosis measure कर पाएंगे। osmotic pressure values larger, बहुत बड़े मतलब large होते हैं and it can be measurable for dilute solution, ठीक है। molarity of the solution is used instead of molality, molarity हम यूज कर पाएंगे instead of molality, ठीक है।
ये था 2-3 रीजन। और एक क्वेश्चन है जैसे कि व्हाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम क्लोराइड नॉट आइसोटोनिक? क्योंकि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि NaCl जिधर बोला सोडियम क्लोराइड, NaCl जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होने के बाद Na प्लस, आयनाइज होने के बाद Na प्लस और Cl माइनस बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज, इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस इन वन NaCl is more than 1 molar of glucose, 1 mole of glucose, therefore the solution is not isotonic। तो यही था हमारे कुछ टॉपिक्स एंड थ्योरीज एंड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 2 उसमें सबके हम 2 या 3 करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।